और ये माइक पकड़िए। हाँ, जरा सब लोग सुनो इनके प्रश्न को। उम्मीद है कि इनके सारे प्रश्नों का उत्तर मत दे पाओ। हाँ, क्योंकि भैया डॉक्टर हैं। चलो। गुरुदेव जी, आपके जन्म के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त। मेरा जन्म जिस निवास स्थान पर बैठे हैं C22/85 में सुबेरे 5 बजे भोर में 13 अगस्त को 1956 में मेरा जन्म यहीं हुआ था, कबीर चौरा में। और मेरे परिवार में 350 वर्षों से संगीत की परंपरा है, जिसकी वजह से आँख खोलते ही कान खोलते ही मतलब वो संगीत की धाराएं अंदर जाने लगी। और हमारे बड़े भाई साहब का जन्म तिथि सब जगह मिल जाता है, मेरा नहीं मिलता, तो इसलिए आज खुल के बता रहा हूँ। वैसे मेरा पासपोर्ट पे डेट ऑफ बर्थ है 7/1/56। ठीक है। और बताइए जी, आप अपने गुरुदेव जी के बारे में थोड़ा सा। मेरे गुरुदेव जी, मेरे पिताजी चाचा जी पंडित हनुमान प्रसाद मिश्रा जी, पंडित गोपाल मिश्रा जी, और दादा गुरु हमारे स्वर्गीय पंडित बड़े रामदास जी। तो उनसे तालीम मेरी तो नहीं हुई, हमारे बड़े भाई की 1 साल उनसे तालीम हुई थी, उसके बाद उनका देहांत हो गया। तो हम दोनों भाइयों की तालीम हमारे पिताजी चाचा जी से हुई। गुरुदेव जी, बचपन में लगभग कितने घंटे आप रियाज करते थे? बचपन में तो मतलब घंटा भर सवेरे हो जाए, घंटा भर शाम हो जाए, लेकिन जब थोड़ी सी शरीर में ताकत आई तो वो फिर परिवर्तन हो गया। फिर 2-2 घंटे का सिलसिला चला, फिर वो 3-3 घंटे में तब्दील हुआ। मतलब दिन भर में आपको 9 घंटा रियाज मारना है, तो 3-3 घंटे का सेशन हुआ। और उसके बाद में हमारी कला यात्रा शुरू हुई, तो उसमें भी रियाज होता ही है। और जो घर में हम 3 घंटे का रियाज करते हैं, उसमें 1 घंटा बहुत बामुश्किल हम रियाज कर, मतलब कि हम गा पाते हैं स्टेज पर, इतना ही मटेरियल रहता है। तो इसलिए स्टेज का रियाज हम लोगों का ज़्यादा हुआ। वैसे 8-10 बरस तक 9 घंटा 10 घंटे का रियाज भी किया, और उससे ऊपर करने नहीं देते थे पिताजी। एक उम्र में आके बहुत ही मन में उमंग था और करने का जज्बा था, तो वो बोलते थे कि जो शारीरिक कैपेसिटी है उससे ओवर एग्जर्शन नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोगों को रोक दिया जाता था कि बस 3 घंटा गा लिए। और उनका कहना था कि 1 घंटा गाओ, लेकिन 2 घंटे के रियाज के बराबर का गाना हो, मतलब टोटली इन्वॉल्व होकर आपको रियाज करना। तो बड़ा टेक्निक था और उनका सिखाने का तरीका था, और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु से शिक्षा मिली। और जी गुरुदेव, बचपन के आपके खेल कौन से? बचपन में हम लोग बहुत खेले, और पिताजी बोलते थे कि मिट्टी में भी जाना बहुत ज़रूरी है। तो मिट्टी से हम लोगों का प्रेम था। बचपन में तो हम लोगों के यहाँ उस समय पिट्ठू खेला जाता था, कंचा खेला जाता था, गोली जिसको कंचा शीशे वाली, वो खेलते थे, चोर सिपाही खेलते थे, ये सब बचपन में। फिर जब युवावस्था में आ गए, इंटरमीडिएट स्कूल में आ गए, तो वहाँ हर तरह का खेल में भाग लेने लगे। फिर क्रिकेट का और ख़ास करके बैडमिंटन का बहुत शौक़ हुआ, तो इंटरमीडिएट में भी खेले। मेरे कप्तानी में जिला इंटर जो स्कूल होता है उसमें मेरे कप्तानी में हमने कप भी जीता। और फिर उसके बाद डीएवी डिग्री कॉलेज में आ गए, तो वहाँ भैया हमारे सीनियर थे, तो वो वहाँ के कैप्टन थे। उनके कैप्टनसी के बाद में वो बीएचयू चले गए, फिर डीएवी डिग्री कॉलेज की भी कप्तानी की, और सिगरा स्टेडियम में भी खेले 2-4 मैच, जहाँ मुश्ताक अली साहब, बाबू तेलंग जैसे स्वामी, बाबू तेलंग स्वामी जी जैसे मूर्धन्य लोग
उन लोगों का भी आशीर्वाद लिया, खेल में भी और गाने में भी लेते रहते हैं। आप सबका आशीर्वाद प्रेम चाहिए। जी गुरुदेव जी, आप बचपन में पहला राग कौन सा सीखे थे? पहला राग सीखे थे मोहन जागो भोर भैलवा, भैरव में, हमारे गुरु जी की रचना। मोहन जागो भोर भैलवा, मोहन जागो भोर भैलवा, अब काहे नैना लसिलवा, मोहन जागो भो। तो ये पिताजी सिखाए थे, हम लोग भूल जाते थे तो मेरी माँ हम दोनों भाइयों को अगल बगल सुलाती थी। तो सुबेरे 5 बजे हमारे बगल में कबीरदास जी का, संत कबीरदास जी का मंदिर है, तो वहाँ 5 बजे का बेल बजता है। तो उसी समय माता जी उठा देती थी कि सुबह हो गया, उठो उठो और वो गा लो मोहन जागो भोर भैलवा। तो पहला प्रैक्टिस वहीं होता था, आधा घंटा। नैन भी अलसाए होते थे, लेकिन गाना है तो गाना है, क्योंकि फिर थोड़ी देर बाद पिताजी सुनेंगे। और माता जी भी बहुत बड़े सांगीतिक परिवार से आई थीं, तो उनको भी बहुत सारी रचनाएं याद थीं जो हम लोग भूल जाते थे, तो फिर अम्मा से बोलते थे तो सिखा देती थी। तो ऐसे शुरुआत हुआ। फिर शाम के समय में सुमिरन करो मन राम नाम को, ये भी हमारे गुरु जी की चीज़ है। तो उसमें भावना ये था कि भगवान के नाम से ही सुबह शाम हो, मोहन जागो भोर भैलवा, और सुमिरन करो मन राम नाम को, और नहीं जग में कोई काम को, और कुछ नहीं है काम आने वाला। तो इस तरीके से शुरुआत हुआ। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान चक्षु खुलने लगे, वैसे वैसे फिर रागों की तालीम शुरू हुई। जी, वर्तमान समय में आपका प्रिय राग कौन सा है? अब प्रिय राग बोलना मुश्किल है। हाँ, आज से 40 साल पहले 10-15 प्रिय राग थे, लेकिन अब जो भी 100-125 राग गाते बजाते हैं वो सभी प्रिय हैं। और सबसे प्रिय तब होता है जब वो तानपुरे दोनों मिल जाते हैं और फिर माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं, और सुन के तुम लोगों को ताज्जुब होगा कि मेरे भाई साहब बहुत बड़े चैलेंजर थे। कभी भी घर में डिसाइड करके राग नहीं गए। वो ग्रीन रूम में जाके तानपुरा बजता था तब उनका मूड बनता था, और फिर तब तक तुम जैसे कोई आ गया, अब मान लो कि हम यमन मिला के बैठे हुए हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, वार्म अप हो रहे हैं, तब तक कोई आ गया, बोले अरे पंडित जी बहुत दिन हो गया बागेश्वरी सुने, चलो बागेश्वरी गा लेते हैं। अब बागेश्वरी मिला के बैठे हुए हैं, तब तो कोई आ गया, पंडित जी बिहागड़ा बहुत दिन हो गया, चलो बिहागड़ा गा लेते हैं। तो ये उनके अंदर में चैलेंज लेने का, और उनको एक शौक था, और लगे हुए रागों को गा लेते थे वो बड़े सहजता से। तो उनके साथ साथ मैं भी पीछे पीछे पूंछ पकड़ के नदी पार हो जाता था। कई बार तो जीवन में ऐसी बातें आई कि जो राग मैं नहीं जानता हूँ वो स्टेज पर बोल रहे हैं, जानता ही नहीं। अब उस समय मेरा जो था कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई मेरा हो जाता था गुरु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। कलकत्ते में हम लोग को गाना था मल्हार फेस्टिवल में, तो उसके पहले हम सूरदासी, मेघ मल्हार, मेघ, मियाँ मल्हार, रामदासी मल्हार गाते थे, गौड़ मल्हार कभी नहीं गाए थे। अब वो ग्रीन रूम में सब रिहर्सल हो गया मियाँ मल्हार का, स्टेज पर बैठे, सामने जब पर्दा खुला तो कलकत्ते के सब बड़े बड़े कलाकार बैठे हुए। अचानक उनका मूड पलट गया, हमसे झुक के बोले कि गौड़ मल्हार गा ले। अब तो मेरे तो पसीने छूट गए यहाँ से वहाँ तक कि न बंदी से याद है, न इसका जाति आति का पता है, न रो का पता है। तो हम बोले कि काहे यहाँ मल्हार तो ठीक रहल,
मतलब कि मियाँ मल्हार तो ठीक, अरे यार समझा गुणी लोग बैठल हुए हैं, जरा गौड़ मल्हार पकड़ ले बस, ध्यान दे दिए पकड़ ले। और वो ईश्वर की कृपा से मतलब मुझे एक पॉइंट दिखना चाहिए, तो वो दिखा, फिर पकड़ लिया। अब फिर बंदिश भी याद हो गया, वहीं ताज़ा गाते गाते बंदिश सीख रहा हूँ। और वो जीवन का सबसे अविस्मरणीय गौड़ मल्हार में से एक वो हम लोगों का प्रोग्राम हुआ। तो ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा और आपका सरेंडरनेस जो है, आप अगर सरेंडर हो गए तो फिर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं सौभाग्यशाली रहा और बहुत ऐसे अनगिनत कहानियाँ हैं। कभी भी हमसे पूछ के, एक दो बार उन्होंने कहा क्या गाया जाए, तो हम अपने पसंद का कुछ बता दिए, अरे नहीं यार ये वाला गा। तो 3 बार बोलने के बाद फिर उसके बाद में जब पूछते थे तो हम उधर देखते ही नहीं थे। हम बोले जब गाना ही है उनको अपने मन से यार, ऑडियंस के मूड से, तो हम झूठे बोल के क्या करेंगे। तो हम बस कंसंट्रेशन ये रहता था कि क्या गाएंगे ये देखें। अब गाना तो स्टेजवे पे जाके बदल देते थे। बड़ा मतलब मुझे बड़ा, मेरे बड़े भाई साहब ने, उनका आशीर्वाद रहा, लेकिन मुझे बहुत हलाल किए। नहीं लेकिन फैक्ट है। मैं इस चीज़ को इसलिए बताना चाह रहा हूँ। तो वो बोलते थे कि यार देखो, हमें मालूम है कि तुम उस चीज़ को सीख लोगे, तुमको चैलेंज है, और तुम उस चैलेंज को स्वीकार करते थे तो हो जाता है। तो बहुत सारी घटनाएं हैं। तुम सोचो 57 ईयर हम लोगों ने स्टेज पर साथ गाया, तो 57 ईयर का जो यात्रा रहा है, और वो भी ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑलमोस्ट 2-4 कंट्री छूटा होगा, नहीं तो ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोग। 2018 में हम लोगों ने पूरा वर्ल्ड टूर किया, वोकल का किसी ने नहीं किया था। तो 2018-19 में पूरे 90% देशों का हम लोगों ने दौरा किया, 59 कॉन्सर्ट्स किए और 14 कंट्री कवर किए। तो ये सारी उपलब्धियां मिलती रहीं गुरुओं की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से। और अभी मैं अकेला हो गया हूँ, इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। मैं अधूरा हो गया हूँ, लेकिन जीवन है, आयु है, जीना तो पड़ेगा। जी रहा हूँ, लेकिन वो मेरे हृदय में रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं। इसका मुझे कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से मैं जीवित हूँ। और आगे आपको खाने में क्या क्या चीज़ अच्छा लगता है? अब माँ के हाथ का कौन सा खाना आपका बहुत प्रिय है, जो अभी भी याद आ जाता है काशी? देखिए, सिंपल सा खाना हमको बहुत पसंद है, दाल चावल रोटी सब्जी, और सब्जियों का बहुत शौक़ है। चावल कम खाएंगे, रोटी नहीं खाते हैं आजकल। तो पिछले 10-12 साल से एक ही अन्न खाते हैं। सुबह चावल खाते हैं, रात में कभी 2 रोटी खाते हैं, कभी 1 खाते हैं, कभी 1.5 खाते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और रोटी भी होता है, कभी पराठा होता है, लेकिन सिंपल खाना हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो भी बनारसी अंदाज का। मेरी माँ के हाथ का, मेरी चाची के हाथ का, मेरी बहन के हाथ का, सभी का खाना मुझे बहुत पसंद है। जैसे माँ का हाथ का कोई खाना, जैसे खीर बहुत अच्छा लगता है इस टाइम। नहीं, जब सब चीज़ अच्छा बना रही है तो मैं पर्टिकुलर खीर के लिए क्यों बोलूँ। माँ का तो ममता ही सबसे बड़ा शुद्धता का प्रतीक है ना। माँ जितने प्यार से, अगर आपको नमक रोटी भी हाथ से ऐसे मसल के खिला देगी तो उसमें भी वो स्वाद आ जाएगा। तो माँ की ममता का तो कोई छोर नहीं है। आम रोटी बहुत खाए हैं, ये घर में हमारे यहाँ 1500-2000 आम का पाल पड़ता था। ये खटिक लोग होते हैं ना, जो आम कलेक्ट करते हैं,
तो सहेजा हुआ था 1000-1500 आम का, क्योंकि उसी समय हमारे बुआ भी आ जाती थी कलकत्ता से, उनके बच्चे 3-4, तो हम लोगों की टोली बढ़ जाती थी। तो अब दोपहर में जो है, रात को तो खा ही रहे हैं, दिन में खा ही रहे हैं सबके सामने, फिर उसके बाद चोरी करके खाने का जो मज़ा था उसका भी आनंद लिए हम लोग। भैया सब अपने भाई बहन जितने हैं सब दो हाथ में ले लो, दो अपने अपने जेबों में डाल लो। 4-4 ठो आम लेके, उस समय देसी आम भी मिलता था चूसने वाला, तो 2 ले लिए, 2 लंगड़ा ले लिए, ऐसे ऐसे करके खाते थे। अब फिर वो थोड़ा जल्दी तादाद में ख़त्म होने लगता था, तो दादी हमारी जो है बोले रात में भी खात हुआ, दिन में भी खात हुआ, और बाद दोपहर में चोरी कर रहे हो तुम लोग हैं? हम वो लोग इंसान हैं, हम लोगों को भी मिलेगा कि खाली तुम ही लोग? तो बड़ा आनंद का पल था। बनारस जन्म के बारे में थोड़ा सा। जन्म, अब हम काशी विश्वनाथ का जन्म तो नहीं बता सकते, तो इसे बनारस का जन्म जो है आदिकाल से है, और वैदिक नगरी है, हजारों साल का इतिहास है। और उसके जन्म के बारे में तो ऊपर जाएं, फिर ऊपर जाके पता लगावें ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से कि भैया कब काशी में आपने बूंद डाला था जहाँ बिल्डिंगें बन गई, सब कुछ हो गया, इंसान पैदा हो गए। आपके संगीत यात्रा की कुछ रोचक कहानी, जो कहीं पे होटल में ठहरे या कहीं फ्लाइट में या कहीं गाते समय कुछ ऐसा जो? नहीं, बहुत सारे अनुभव जुड़े हुए हैं जीवन में, तकलीफ़ें भी जुड़ी हुई हैं, बहुत स्ट्रगल भी जुड़ा हुआ है, बहुत वैभव भी जुड़ा हुआ है। जब हम लोगों का स्ट्रगल पीरियड था तो उस समय धर्मशाला में भी टिके हुए हैं, एक चारपाई पे दोनों भाई भी सोए हुए हैं। और एक समय ऐसा आया, उस समय ऑर्डिनरी ट्रेन में बैठ के जाते थे आते थे, एक समय फिर ऐसा आया कि प्लेन से घूमने लगे, 5 स्टार में 7 स्टार में ठहरने लगे, एक कमरे की जगह 2 कमरे मिलने लगे। तो जब आपका कुछ यश बढ़ता है तो ये सारी व्यवस्था आपको उपलब्ध होना शुरू हो जाती है। और ऐसे तो बड़े सारे संस्मरण जुड़े हुए हैं। एक का किस्सा और याद आ गया, हम लोग पूना में गणेश फेस्टिवल में गा रहे थे। ये जो कलमाडी जी थे ना, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उस समय वो कांग्रेस के मंत्री भी हुआ करते थे और काफ़ी प्रतिष्ठित, बहुत 8-10 स्कूल्स चलते हैं उनके, इंटरमीडिएट कॉलेज वगैरह। तो गणेश फेस्टिवल हर साल वो करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन उस समय मिनिस्टर थे तो बहुत बड़े स्केल पे करते थे। तो हेमा मालिनी जी का डांस था, हम लोगों का गाना था, अमजद अली खान साहब का सरोद था, और हम लोग को नेक्स्ट डे गाना था स्पेन में। नेक्स्ट डे स्पेन में गाना। तो हम लोग का पूना में रात को 10 बजे प्रोग्राम ख़त्म हुआ। उसी धोती कुर्ता में हम लोग भागे आए बॉम्बे एयरपोर्ट पे, और रात को वहाँ से 1:45 बजे हम लोगों का फ़्लाइट था। तो उस फ्लाइट के लिए भैया अपना लग गए उसमें बोर्डिंग वोर्डिंग लेने में। तभी मैं धोती उतारा, पैजामा पहना, ये सब कुर्ते की वजह से बच गए। कुर्ता इतना लंबा था तो धोती उती उतार के वहीं पैजामा, जब टाइम नहीं था, पहन वहन के साहब। और फिर उसके बाद में भैया आए तो उन्होंने भी वही किया, पैजामा पहन लिया ताकि इजी रहे। खैर हम लोग पहुँचे हेलसिंकी, स्पेन का जो कैपिटल है, वहाँ पहुँचे। वहाँ से हमको जाना था मलागा, 2.5 घंटे का फ़्लाइट था, और मलागा में हमारा प्रोग्राम था शाम को 6:30 बजे से। और फ्लाइट जो है वो डिले हो गई, हमको पहुंचना था 4 बजे, तो वो फ्लाइट पहुंची वहाँ पे 5:45 बजे, और 6:30 बजे से प्रोग्राम। इतना भी टाइम नहीं मिला कि हम लोग सेविंग कर सकें। बस
अच्छा, यहाँ से हमारे एक संगतकार गए थे कांता प्रसाद जी, तो उनसे एक धोती कुर्ता का सेट मंगवाए थे कि तुम लेते आना। तो वो ग्रीन रूम में था, गए साहब मुंह पे पानी डाले, मुंह पे पानी वानी डाल के टॉवल से पोंछ ओछ के धोती कुर्ता पहन लिए और ठीक डॉट 6:30 बजे स्टेज पर हाजिर हो। 6:30 से लेके 9 बजे रात्रि तक गाए। स्पेन में क्लासिकल का बहुत इज्जत है और फरमाइशें भी आती हैं, क्योंकि वो लोग ध्रुपद बहुत सुनते हैं। बड़ा अच्छा सब हो गया। अब ये हुआ कि आप सोचिए, यात्रा शुरू हुई है रात्रि हैं, और वो 10 बजे रात्रि से रात का 10 बजे एंड हो रहा है, 24 घंटा। और उसके बाद हम लोग बड़े ये रहे कि चलो भैया होटल में ठहरेंगे तो बढ़िया खाना पीना खाएंगे। पता चला यहाँ से 80 मील दूर उन्होंने सी शोर पे 5 स्टार एक होटल बुक किया है। बेवकूफ़ी का ये आलम दिखी। अब वहाँ से 10:30 बजे रात को चले तो वहाँ पहुँचे 12:45 बजे रात को। 5 स्टार होटल, खाली कैफेटेरिया काफ़ी मिल रहा है, बिस्किट्स मिल रहे हैं, कुछ भोजन की व्यवस्था नहीं है। अब पेट में चूहे कूद रहे हैं, 2.5 घंटा 2.25-3 घंटा गा के भी, मेहनत करके भी। तो वहाँ पे पूछे तो उन्होंने कहा कि बगल में ही चौपाटी टाइप का एक जगह है, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस, वहाँ चले जाइए, वहाँ आपको कुछ मिल जाएगा, पिज़्ज़ा वगैरह मिल जाएगा। गए तो एक पिज़्ज़रिया था, तो पिज़्ज़रिया में जाके हम लोगों ने, क्योंकि स्पेनिश भाषा वाले जो हैं अंग्रेजी भी नहीं बोलते हैं, तो बड़े मुश्किल से उनको कन्विंस किए कि हमको वेजिटेरियन पिज़्ज़ा चाहिए, नो मीट, नो चिकन, नो फिश, जस्ट ओनली ओनियन एंड सम टमाटो एंड दैट्स इट। ओके, नो प्रॉब्लम, चलो भैया। फिर से उसको भैया ने रिमाइंड किया कि नो फिश, नो मीट, नो बीफ, नो चिकन, नथिंग, ओनली ओनियन एंड टोमेटो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, बस इतना ही बोलता था, गया था। अच्छा, भूख लगा था तो हम लोगों ने सोचा हमारे यहाँ जो इस साइज का पिज़्ज़ा आता है वही होगा। अब 4 जने थे तो 4 पिज़्ज़ा आया, उसका साइज इतना एक जने का। तो पहले ही देख के ये हुआ कि यार ये इतना भारी पिज़्ज़ा। अब अच्छा, अब ओनियन बोले थे तो उस पर करीब 200 ग्राम ओनियन का स्लाइस कटा हुआ है, 200 ग्राम ओनियन। हाँ, अब यहाँ तो एकदम इंडियनाइज पिज़्ज़ा मिलता है ना। अब वो उसको हटाए तो उसके नीचे 200 ग्राम टमाटर पहाड़ बना हुआ है। अब उसको हटाए तो जो छोटी वाली फिश होती है ना, बहुत बदबूदार वाली, अब वो बदबूदार वाली फिश, अरे उसको तो खोलते ही तो माथा खराब एकदम। क्या खाएंगे, सब वहीं छोड़ छाड़ के पैसा वैसा दे के भैया आए। तो लकली हमारे पास में हल्दीराम का खट्टा मीठा नमकीन था, आधा किलो का पैकेट। वो आए, हम लोग 2-2, 3-3 मुट्ठी नमकीन खाए, और जो चाय में मिलाने के लिए शुगर क्यूब होता है वो 2-2, 3-3 तो स्वीट डिश की तरह खा के, और 3-4 बोतल पानी नहीं पी के पेट भर के किसी तरीके से सोए। तो बड़ा अभी तक स्मरण में है कि कैसी कैसी घटनाएं हुई हैं। शिमला में ऐसे ही हुआ, जहाँ होटल में बुकिंग था वहाँ पहुँचे तो बोले यहाँ कोई बुकिंग वुकिंग नहीं। अब रात को बाल बच्चे लेके गए थे कि चलो शिमला जा रहे हैं, घुमा देंगे। पत्नियाँ, बिटिया, भैया के दोनों बेटे, हमारा बेटा, हम लोग पहुँचे साहब। ग्रैंड होटल में है आपका रिजर्वेशन। ग्रैंड में गए तो ताला ही नहीं खुल रहा है, बोले है ही नहीं है। जो ऑर्गेनाइजर थे उनका नाम बताया, नहीं है। राजन मिश्रा के नाम से नहीं है, साजन मिश्रा के नाम से नहीं है, महमूद धौलपुरी के नाम से नहीं है। अब ठंड, भयानक ठंडी। तो हम लोग बोले भैया इतना सा स्पेस दे दो ताकि रात बिता लें, फिर हम लोग चले जाएंगे। बोला नहीं साहब, ताला हम खोल ही नहीं सकते। अब वहाँ से आए साहब, आके चौराहे पे एक जगह शेड था, टीन का शेड, वहाँ सब परिवार को रख के फिर भैया
और कांता प्रसाद, नहीं कौन था, एक कोई और था, 2 जने गए होटल खोजने। खोजते खोजते करीब 1-1.5 किलोमीटर ऊपर वहाँ पे 2 कमरे बड़े मुश्किल से मिले। फिर वहाँ 2 कमरे मिल गए, चलो भाई चलो सबको लेके। फिर हम और भैया नीचे उतरे तो एक जगह ढाबा खुला हुआ था, खाली काली वाली दाल और रोटी उसके पास पड़ी हुई थी, ठंडी नहीं बिकी होगी। वो बोला यही मिल सकता है आपको। तो अखबार में लपेट के 10-12 रोटियां थी वो, और गिलास में। हम बोले सुबह लौटा देंगे आप, या तो इस गिलास का पैसा ले लो। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप लौटा दीजिएगा। तो 2 गिलास में दाल और रोटी और अखबार वो लेके पहुँचे। तो सब बच्चे लोग, हम लोग जो भी आधा टुकड़ा सबको मिला, खा खा के पानी पी के रहे। तो बड़ा बहुत सारा स्ट्रगल है और अच्छी यादें भी बहुत सारी हैं। तो ऐसे जीवन चलता रहा और अभी तक जीवन चल रहा है। ऐसी कोई घटना जो कभी स्मरण आने पे मतलब अंदर ही अंदर हंसी आने लगी? अब आएगी। आज का ताज़ा अनुभव है, डॉक्टर प्रवीण कुमार मतलब एकदम ऑपरेशन करने के मूड में है। ऐसी घटना कोई याद हो, ऐसी घटना याद है। जीवन नित्य घटना के साथ जिया जा रहा है और घटनाएं बहुत सारी हैं, हंसी भी आती है। हम लोग बहुत जोक्स करते थे, अभी भी देखिए आप लोगों से भी जोक्स वगैरह किया है ना। तो हंसते रहने का एक हम लोगों का बड़ा भारी इच्छा रहती थी। तो हंसते हैं और लोगों को भी हंसाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम भी खुश रहें, वो भी खुश रहें। तो खुशहाल एटमॉस्फेयर बना रहे हैं। आप किनका गाना सुनना ज़्यादा पसंद करते थे? नहीं, बहुत जितने हमारे यहाँ विद्वान हुए हिंदुस्तान में, सभी का गाना सुनना पसंद किया। हमारे बनारस घराने के पंडित हरिशंकर मिश्र जी, पंडित श्री चंद्र मिश्र जी, पंडित दामोदर मिश्र जी उस ज़माने में, पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा जी, सभी विद्वानों का गाना सुनते थे। और फिर जब खुद घूमने लगे तो यहाँ पे भी कॉन्फ्रेंस होता था संगीत परिषद, तो यहाँ कोई हिंदुस्तान का कलाकार नहीं था जो ना आता हो। न जाकर सलामत खां साहब को भी सुना, क्या बात है। ओमकार नाथ ठाकुर जी को सुना, विलायत खां साहब को सुना, बैजंती माला का डांस भी देखा, हेमा मालिनी का भी डांस देखा यहाँ, और आमिर खां साहब, पंडित भीमसेन जोशी जी को हम लोगों ने बहुत सुना, पंडित जसराज जी, किशोरी अमोनकर जी। तो सभी को, जो भी अच्छे विद्वान, सबको सुना और सबका आशीर्वाद लिया। और सब अच्छे, ये जगत अच्छाइयों से भरा हुआ है। हमारी निगाहें हैं, हम अलग अलग निगाहों से उसको देखते हैं और हमारा चित्त जो है वो सिर्फ बुराई ढूंढता है। तो हम कभी इस दृष्टि से हम